मॉम, डैड कब तक आएंगे? वो लोग खामोशी से बैठे खाना खा रहे थे। आज इतने दिनों बाद दानिया रूम से बाहर निकली थी। कुछ भी नॉर्मल नहीं था, मगर सब ही ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। हाशिर ने पाकिस्तान में एक कंपनी की 70% शेयर्स खरीद लिए थे। कैलिफोर्निया में इनका बिजनेस दानिश हमदानी, इसके डैड, और अशर जोरेज, अबीहा का भाई संभाल रहे थे। वो खुद को मसरूफ़ तर कर रहा था। दानिश साहब पाकिस्तान आने वाले थे। वो रोजीना के जनाजे में शरीक होकर वापस चले गए थे। हाशिर ने डाइनिंग टेबल पर खामोशी नोट की तो नीलम बेगम से पूछने लगा, मेरी बात नहीं हुई इनसे बेटा? आजकल बहुत बिजी रहते हैं वो। सहर बेगम ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, दानिया, तुम्हारा यूनी का बहुत खर्च हो गया है। कल से यूनी जाना स्टार्ट कर दो। ड्राइवर तुम्हें छोड़ भी आएगा और पिक भी कर लेगा। हाशिर ने संजीदगी से कहा। दानिया ने हैरानी से इसे देखा, जो जब से मिला था बस इसे ऑर्डर ही दिए जा रहा था। मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, तो मेरे फिक्र करने की छोड़ दें। रही यूनी की बात, तो मैं खुद जा सकती हूँ। मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्सा नहीं करना चाहती थी, मगर हाशिर का लहजा इसे गुस्सा करने पर मजबूर कर रहा था। हाशिर ने इसकी जानिब देखा। इसकी मुमासलत थोड़ी थोड़ी अबीहा से भी थी। वो कुछ पल तक इसे देखता रहा, फिर फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला। दानिया ने इसकी हरकत बखूबी नोट की थी। माम, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। रात को देर से आऊँगा, हाशिर कहकर उठ खड़ा हुआ। दानिया को इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। दानिया बेटा, तुम खाना खाओ। जब से अबीहा गई है ये ऐसा ही हो गया है। इनके लहजे का दुख दानिया ने भी महसूस किया। खाला, मुझे अबीहा की फ़ोटो दिखा देंगी? हाशिर का रूम भरा पड़ा है अबीहा की तस्वीरों से। तुम खाना खा लो, फिर दिखाती हूँ, सहर बेगम ने कहा तो वो खामोशी से खाना खाने लगी। उम्मीद शानजर घर में दाखिल हुआ तो इसे उम्मीद लाउंज में खड़ी दिखाई दी। इसे काफ़ी की तलब हो रही थी। उम्मीद की बनाई काफ़ी से पसंद आई थी, इसलिए इसने इसे मुखातब किया। जी, उम्मीद ने पूछा, एक कप कॉफ़ी बना सकती हो प्लीज़? शानजल ने की रिक्वेस्ट ने इसे हाँ पे सर हिलाने पर मजबूर किया। थैंक यू, वो कहकर कमरे में चला गया। नीलम बेगम अपने रूम के दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज इन दोनों को देखकर इनके दिल में एक ख्वाहिश जागी थी। वो शांसल से बात करने के लिए इसके रूम की जानिब चल दी। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो शांसल बेड पर नीम दराज था। वो मुस्कुरा दी। शांसल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नीलम बेगम की आवाज़ पर वो उठकर बैठ गए। इसे लगा उम्मीद होगी काफ़ी रख कर चली जाएगी। नीलम बेगम इसके पास बैठ गई। क्या बात करनी है मैम? आप मुझे बतला सकती हैं, मैं बुला देती, मैं आ जाता। शांजल उनकी गोद में सर रखे बोला, बेटा मुझे तुमसे उम्मीद। फ़ोन की आवाज़ पर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ी। हसन की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम देवर जी, खैरियत है? आपने फ़ोन किया? उन्होंने फ़ोन पिक करते हुए कहा। आप और भाई भाभी दोनों आना चाह रहे हैं। किस सिलसिले में? दूसरी जानब कही जाने वाली बात पर कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर दिल में फैसला करते गोया हुई। देवर जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उम्मीद और शांजल की मंगनी कर चुकी हूँ, शुमाइला की ज़िंदगी में ही। नीलम बेगम की बात पर वो हैरान होता। शांजल एकदम उठकर बैठ गया। इसके बोलने के लिए मुंह खोला तो नीलम बेगम ने इससे खामोश रहने का इशारा किया। जी बिल्कुल, मंगनी का बड़ा फंक्शन तो हवेली में ही होगा। कुछ देर मजीद बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और शांजल की जानिब मुतवज्जा हुई। आप किस मंगनी की बात कर रही हैं? 2 दिन पहले तो मिला हूँ मैं इससे, शांजल ने चिढ़ते हुए कहा। शांजल, वो अच्छी लड़की है, मैं इसे कैसे अरबाज जैसे मिजाज के लड़के के हवाले कर सकती हूँ? फिर मेरी भी यही ख्वाहिश है। नीलम बेगम ने इसे समझाया। माम, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आप अरबाज को मना कर दें कि आप इसके साथ उम्मीद की शादी नहीं करना चाहती। शांजल ने बेड से उठते हुए कहा। इतना आसान नहीं होता इनकार करना, कोई जवाब ज़रूरी होता है। मेरी ख्वाहिश है उम्मीद को मैं अपनी बहू बनाऊँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो कहकर रूम से निकल गई। इनके जाने के बाद उम्मीद रूम में दाखिल हुई। ये आपकी कॉफ़ी। उम्मीद की आवाज़ पर वो इसकी जानिब मुड़ा। निकलो मेरे रूम से, दोबारा मेरे सामने मत आना, समझी तुम? उम्मीद को रूम से निकालने के बाद वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। उफ, शांजल कूल डाउन, गुस्सा नहीं। उम्मीद को रूम से निकालने के बाद शांजल खुद को रिलैक्स करने लगा। फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए दरवाज़ा खोला। उम्मीद, रूम से कुछ फासले पर खड़ी उम्मीद को पुकारा। उम्मीद मुड़कर इसे देखने लगी, जो रूम से निकलकर इसके पास आ रहा था। सॉरी और थैंक यू कॉफ़ी के लिए। इसके हाथ से कॉफ़ी लेकर वो अपनी बात कह चुका था। उम्मीद हैरान हुई, इसका बिहेवियर देख रही थी। फिर सर झटक कर नीलम बेगम के रूम की जानिब चल पड़ी। अम्मी। नीलम बेगम के रूम के दरवाजे में खड़े होकर इसने इन्हें पुकारा तो नीलम बेगम ने इसे इशारे से अंदर बुलाया। अम्मी, आप परेशान हैं? इनके पास बैठते हुए इसने पूछा। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ बेटा। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो मुझे पता नहीं था कि बेटी की जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी होती हैं।
मैं तुम्हें गलत हाथों में नहीं दे सकती, इसलिए मैंने शांजल से बात की है तुम्हारी और इसकी शादी की, मगर वो नहीं मान रहा। इसे शादी ही नहीं करनी, यह भी कोई वजह होती है इनकार की? नीलम बेगम ने परेशानी से गोया हुई। उम्मीद आस्ते से उठकर अपने रूम में आ गई। नीलम बेगम ने खाने की टेबल पर इसे बुलाया था। शांजल को वहां न देखकर और नीलम बेगम के अफसुर्दा चेहरे को देखकर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। इन दोनों की नाराजगी की वजह वो बन गई थी। वो खामोशी से खाना खाकर रूम में आ गई। वो बिस्तर में लेटी मुसलसल नीलम बेगम की बात को सोच रही थी। सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। रात के 11 बजे वो चिल्ला कर उठी। इसे समझ नहीं आया जिसने देखा इसका ताल्लुक इसकी पिछली जिंदगी से है या सिर्फ एक ख्वाब था। इसे इस बात को तो यकीन हो चुका था कि इसका माजी वैसा नहीं था जैसे इसे बताया जा रहा था। वो कुछ देर ऐसी ही बैठी रही, फिर उठकर रूम से निकल गई। इसका रुख शांजल के रूम की तरफ था। वो दरवाज़ा ना करके रूम में दाखिल हुई। शांजल इसे देखकर हैरान हुआ। इस वक्त मेरे रूम में आने की वजह? शांजल ने अपनी घड़ी के टाइम देखा जो रात के 11 बजा रही थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुबह अम्मी जगी होती हैं, इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा। इसके चेहरे पर नागवारी देखते इसने जवाब दिया, जल्दी बोलो। एहसान जताने वाले अंदाज में कहा गया। आप अम्मी से नाराज़ मत हो तो क्या इनकी बात मानकर तुमसे शादी कर लूँ? इसकी बात काटता वो गुस्से से बोला, नहीं, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते मत करें, क्योंकि मैं भी आपसे शादी नहीं कर सकती। इसकी बात पर इसने हैरान होते हुए इसे देखा। आप बस आंटी के सामने मुझसे ठीक से बात कर लिया करें। रही शादी की बात तो वो मैं आंटी को खुद समझा दूंगी। आपकी नाराज़गी से वो परेशान होती हैं। रुको। वो जाने लगी तो शांजल ने इसे रोका। जी, मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? इसके अजीब से लहजे में पूछा। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहकर रूम से निकल गई। या तो ये पागल है या मुझे पागल कर देगी। अम्मी के सामने ठीक से बात क्या कर लिया करें। मतलब क्या है इसका इस बात से कि मैं इसे क्या से बात करता हूँ? वो शांजल बेटा, क्या मिस्ट्री है इस लड़की की? पता लगाना पड़ेगा जल्द ही। वो खुद से बात करता अपना फ़ोन साइड पर रखकर सोने के लिए लेट गया। कहाँ है वो हॉस्पिटल में दाखिल होकर सीधा अलीज़े के पास गया था। अलीज़े ने एक रूम की जानिब इशारा किया। वो तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने बेड पर वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। सर पर पट्टी थी। इसे सही सलामत देखकर इसे सुकून मिला। वहीं खड़ी रहोगी मिस खड़ूस, आ गई हो तो मेरा हाल चाल पूछ लो। आंखें बंद किए ही वो बोला था। इसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। कब तक पहुंच रहे हैं आप? इसे किसी से बात करता सुनकर रोमियो ने आंखें खोली। फ़ोन बंद करती इसके पास आई। कौन आ रहा है? किससे बात कर रही थी? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। 5 मिनट के लिए खामोश हो सकते हो तुम? नहीं, जब तुम मेरे सामने हो तो खामोशी भी दूर भाग जाती है मुझसे, और अकल भी। इसने इसके सामने बैठते हुए कहा। तभी डोर खुला और कुछ लोग अंदर आए। डैड, आप लोग? इसने पूछा। जी तो मौलवी साहब तशरीफ़ रखिए। ये हैं दोनों बच्चे जिनका निकाह करवाना है। अपने डैड के मुंह से निकाह का सुनकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे तो आने दें, है मेरा बिना निकाह कैसे होगा? उम्मीद हाँफती हुई रूम में दाखिल हुई। सब मुस्कुरा दिए सिवाय एक के। उम्मीद ने एक दुपट्टा इसके सर पर डाल दिया। निकाह का मरहला तय हुआ तो सब इन्हें मुबारकबाद देने लगे। रोमियो के चेहरे की खुशी से एक नया सुकून पहुंचा रही थी। सबके रूम से जाने के बाद इसके पास आई और झुक के इसके गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी अमानत है, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। रोमियो ने इसके चेहरे पर तकलीफ के साथ देखे थे। इसका एक मामूली सा एक्सीडेंट इसकी मिस खड़ूस को डरा गया था। इसने आस्ते आस्ते इसका हाथ अपने गिरबान से हटाया और अपने दिल के मुकाम पर रखा। तेरे दिल से मेरी रूह तक, तेरी बात से मेरी ज़ात तक एक सफ़र था बेख्याली का, एक मौसम था खुशहाली का। तुझे पाकर जो हम तेरे हुए, फिर डर के दिल पर बसेरे हुए। तेरी खुशी से मेरी मुस्कान तक, तेरी मोहब्बत से मेरे इश्क तक। एक ज़माना था अनजाना सा, एक मेल था पुराना सा। मोहब्बत जो जज्बा था बेगाना सा, कर ही गया है हमें दीवाना सा। अब तो बस मैं हूँ तेरा साथ है, मेरा इश्क तो बस तेरी ज़ात है। आश्तगी से कहता वो आंखें मौन गया था। वो एकदम पीछे हुई। वो कौन सा दिन होगा जब मेरी मिस खड़ूस शर्माएगी? इसने इसके संजीदा चेहरे को देखते हुए कहा। इनकी डिक्शनरी में शर्माना वर्ड है ही नहीं। उम्मीद ने अंदर दाखिल होते कहा। और मुस्कुराना भी। इसने मुंह बनाते हुए कहा तो उम्मीद हंस दी। तुम्हें मुस्कुराते देखकर ही तो लगता है कि मैं खुश हूँ। वो दिल ही दिल में से मुखातिब थी जो उम्मीद से बात करता हुआ हंस रहा था। दानिया, कहाँ थी तुम इतने दिन? जोहा ने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिल होते देखा तो फ़ौरन इसके पास आकर पूछा। अम्मी की डेथ हो गई थी, इसने आस्ते से कहा तो जोहा ने इसे गले लगा लिया। इसके पास कहने को अल्फाज नहीं थे। वो कैसे इसका दुख बांटती, इसलिए खामोशी से साथ लगाई रोने लगी। जोहा, मेरी एक हेल्प करोगी? दानिया ने इससे अलग होते पूछा। तुम कहो क्या करना है? जोहा ने कहा। कुछ हफ्तों पहले तुम्हारे कज़न ने मुझे ड्रामा डबिंग की ऑफ़र की थी। क्या वो मुझे ये काम दे सकते हैं? दानिया, यार फिक्र ना करो, मैं कहूँगी इससे। अब चलो क्लास में जल्दी। वो इसे लेकर आगे चलने लगी।
تمہاری پھوپھو تنگ کرتی ہوں گی نا اب تمہیں اور زیادہ، اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ میں ان کے پاس نہیں رہتی، دانیہ نے کہا تو زوہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ دانیہ نے اسے حاشر اور سحر بیگم کے بارے میں بتایا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ یا جب تمہاری خالہ اتنی امیر ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کی؟ میں ان کی ذمہ داری نہیں ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ جلد ہی واپس چلے جائیں گے پاکستان سے۔ یہ میری ماں نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کے لیے مجھے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہارا وہ ڈریم بوائے اس کا کچھ معلوم ہوا کہاں ہے وہ؟ زوہا نے بات بدلتے ہوئے کہا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے بھول گیا ہے۔ بھلا 10 سال پرانی دوستی کو کون یاد رکھتا ہے؟ 10 سال کافی ہوتے ہیں شاید کسی کو پوری طرح بھلانے کے لیے، دالیا نے افسردگی سے کہا تھا۔ کلاس میں داخل ہو گئی۔ زوہا پیچھے چل دی۔ سر کل اس کی سرجری ہے، اس کے زخم تقریباً بھر چکے ہیں مگر یہ ابھی بھی کوما میں ہیں۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں سے تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، حاشر کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ملیں گے نہیں ان سے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں اور جب یہ انتظار ختم ہوگا تبھی میں اس سے ملوں گا۔ کئی بار پوچھے جانے والے سوال کا بالآخر ڈاکٹر کو جواب مل گیا۔ لیٹ می لو یو، لیٹ می لو یو۔ کیوں سنتے ہو یہ فضول گانے؟ کیوں تمہیں پسند نہیں ہیں اس لیے؟ گانے کے بول سن کر اس کے دماغ میں مختلف آوازیں گونجنا شروع ہو گئی۔ کار میں آن میوزک امید کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس بات سے انجان شانزل سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے ایک ہفتے سے شانزل کچھ زیادہ ہی پرتکلف ہو گیا تھا۔ اگر امید اسے ٹوکتی تو اس کا جواب ہوتا تھا، تم نے ہی کہا تھا تم سے اچھے سے بات کروں۔ اسے شانزل جیسے شخص سے اتنی زیادہ فرمانبرداری کی توقع نہیں تھی۔ آج وہ اسے لے کر شاپنگ مال جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا تھا، پھر امید کو شاپنگ پر لے جانے کا۔ اس نے مطلوبہ ایڈریس پر کار روک کر میوزک آف کیا۔ تم چاہو تو اندر آ سکتی ہوں، شانزل نے اسے آفر کی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، امید نے کہا تو وہ کندھے اچکاتا بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے اپنی سوچوں میں مصروف ہو گئی۔ کون ہے وہ اور کیوں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی میں؟ آخر کیا رشتہ ہے میرا اس سے؟ وہ مسلسل اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دانیہ جبران نام ہے اس کا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں اس شوبز انڈسٹری کی گندگی اس سے دور رہے۔ حاشر نے جمال انصاری کی جانب ایک چیک بڑھایا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں سر، آپ پوری کوشش کریں گے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ نہیں لے سکتا۔ اس نے چیک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی میرے گھر کی عزت ہے اور بہت زیادہ خوددار ہے، تو میں مجبور ہوں اس کو یہاں کام کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ اس کی حفاظت کی قیمت ہے۔ وہ چیک اس کی ٹیبل پر رکھ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں آیا تھا۔ حاشر کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اپنے کوٹ کا بند کرتا وہ اس کے روم سے باہر آ گیا۔ شانزل اس کے پاس سے گزرتا روم میں داخل ہوا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا پارکنگ ایریا تک آیا۔ امید جو اپنی سوچوں میں گم سی بیٹھی تھی اس کے پاس سے گزرنے پر چونکی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا امید اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کے کار میں بیٹھنے پر امید نے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی۔ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کار پارکنگ سے نکلی وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ صرف تمہارے کہنے پر میں ان ڈراموں پر پیسے لگا رہا ہوں، شانزل نے جمال کو کہا تھا۔ تبھی ڈور ناک ہوا۔ کم ان۔ جمال کی اجازت دینے پر پین اندر آیا۔ وہ صاحب جی گارڈ آیا ہے، کہہ رہا تھا۔ ان صاحب کے ساتھ جو میڈم تھی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پین کی بات سن کر شانزل جمال کو بعد میں ملنے کا کہہ کر روم سے نکل گیا۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا نا میں کہیں بھی چلی جاؤں تو مجھے ڈھونڈ لو گے۔ دیکھو نا مجھے ضرورت ہے تمہاری، اب اور انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے۔ دانیہ اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنے اسکول کے فنکشن کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا اسکول میں آخری دن تھا، وہ جا رہا تھا۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، دیکھنا ایک دن ہم پھر ساتھ ہوں گے۔ آخر میں کہیں کھو گئی تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا چاہے تم کہیں بھی چلی جاؤ۔ اس کے انداز پر وہ ہنس دی۔ فون کی بیل پر وہ ہوش میں آئی۔ کیسی ہو زوہا؟ اس نے فون پر پک کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے۔ کیسی گڈ نیوز؟ جمال بھائی نے کل تمہیں بلایا ہے اور انہیں تمہاری ٹائمنگ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تھینک یو زوہا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں، میں نے بس ان سے پوچھا وہ فوراً ریڈی ہو گئے۔ کہہ رہے تھے تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، انہیں ایسی ہی آواز چاہیے تھی اپنے ڈرامے کی مین ہیروئن کے لیے۔ پھر بھی وہ مسکرا کر بولی، کوئی بھی پھر ور نہیں، ٹریٹ دو مجھے اچھی سی، کل یونی میں ملتے ہیں پھر لے لینا ٹریٹ بھی۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دروازے پر نوک ہوئی تو اس نے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون بند کیا۔ سحر بیگم روم میں داخل ہوئی۔ ارے حالہ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ دانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ اندر تک سکون محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیٹا میں تم کو کچھ بتانے آئی ہوں، اگلے ہفتے میں واپس جا رہی ہوں۔
हाशिर अभी यहीं रहेगा, इसकी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं। मैं बस ये चाहती हूँ तुम खुद को अकेले ना समझो, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। उन्होंने अजली नरमी लहजे में कहा था। इनके जाने की बात पर वो उदास तो हुई थी, मगर एक ना एक दिन तो इन्हें जाना ही था। इनका घर वहीं था। खाला, मैं यहीं रहना चाहती हूँ जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। वो साफ मना करके इनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरा बेटा। वो दिल में कुछ सोचती हुई बोली और उठकर वहाँ से चली गई। शांजलि से डॉक्टर के पास लेकर गया था। उम्मीद के दिमाग पर प्रेशर डालने की वजह से ही इसकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर ने इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया था। शांजल ने ड्राइव करते हुए एक नज़र इसकी जानिब देखा, जो खिड़की से बाहर देखती सोचों में गुम थे। इतना ज़्यादा सोचोगी तो मजीद बीमार हो जाओगी, खुद को थोड़ा वक्त दो, तुम्हें सब याद आ जाएगा, शांजल ने कहा। उम्मीद ने इसकी जानिब देखा। ये धुंधले चेहरे मुझे मजीद परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कुछ बहुत ख़ास है जो मुझसे दूर जा रहा है, उम्मीद ने बेबसी से कहा। शांजल ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। सामने कोई है? उम्मीद ने सुनसान सड़क पर किसी को गिरा देखकर शांजल को मुतवज्जा किया। शांजल ने कार रोकी। बाहर मत जाएं शांजल, रात का वक्त है, हो सकता है ये कोई ट्रैप हो, उम्मीद ने कहा। तो शांजल ने बाहर निकलने का इरादा कैंसिल करते कार को स्टार्ट किया। इससे पहले कि वो कार चलाता, कुछ लोग दरख्तों के पास से निकल कर आए और उनकी कार को घेर लिया। कोई होशियारी मत करना, हमें सिर्फ ये लड़की चाहिए, इनमें से एक आदमी ने कहा। शांजल ने गुस्से से मुठ्ठियां बींच ली। उम्मीद के सर पर गन तनी देखकर वो खामोशी से बाहर आया। दूसरी तरफ से उम्मीद भी उतर गई। मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? इसने डायरेक्ट सवाल किया। हाँ, बच्चे ऐसा सवाल करते अच्छे नहीं लगते। चुपचाप चलो हमारे साथ, मजाहिया खेज अंदाज में कहता वो जैसे इसका हाथ पकड़ने लगा। उम्मीद ने एक पंच इसके चेहरे पर मारा। इसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत तुम मुझे मारे? वो शख्स गुस्से से कहता। इसकी जानिब बड़ा। शांजल ने मौके से फायदा उठाते हुए अपने साथ खड़े शख्स की गन छीन ली और वही गन इसके सर पर मारी। किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? इधर शांजल इस शख्स के सर पर गन ताने से पूछगिछ कर रहा था। दूसरी जानिब उम्मीद ने बाकी तीनों आदमियों को बुरा हाल कर दिया था। शांजल ने इस शख्स के सर पर गन मारकर इसे बेहोश कर दिया। उम्मीद की जानिब मुड़ा और इस आदमी के मुंह पर पंच मार रही थी। बोलो, क्या जानते हो मेरे बारे में? कौन भेज रहा है तुम्हें? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो मुसलसल चिल्लाकर इसे पूछ रही थी। शांजल तेजी से इसके पास आया। उम्मीद, बस करो। शांजल ने इसे रोकना चाहा तो इसने इसका हाथ झटक दिया। उम्मीद, शांजल ने एक बार फिर इसे पुकारा। नहीं हूँ मैं उम्मीद। वो एकदम चिल्लाई, जमीन पर बैठती चली गई। ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? क्या मतलब? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाशिर ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज निकाह है हमारा, तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है जो तुम सूट पहन लिया है। हाशिर, इसने बिजनेस वूमन को टोका। मुझसे नहीं पहने जाते ये हैवी ड्रेस। इसने बेड पर पड़ी मैक्सी की जानिब इशारा किया। कम से कम आज के दिन तो ये नखरे बंद कर दो। इसके हाथ में मैक्सी पकड़ाता हुआ इसे ड्रेसिंग रूम की जानिब धकेल चुका था। वो मुंह बनाती ही अंदर चली गई। वो बैठकर इसका इंतजार करने लगा। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। इसने फ़ौरन इसकी जानिब देखा। वो मैक्सी को बमुश्किल संभालती बाहर आई थी। पहली और आखिरी बार मैं ऐसा लिबास पहन रही हूँ। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। हाशिर, अपने नाम की पुकार पर वो होश में आया और कहीं भी नहीं थी। हाशिर बेटा, कब तक इसकी यादों के सहारे जियोगे? अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ो, वो एक वापस नहीं आने वाली। मरने वालों के साथ मना नहीं जाता बेटा। आखिर में इनका लहजा भीग गया। मामा, जिंदगी के साथ गुजरने का वादा किया था, इसने वादा तोड़ दिया, मगर मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो कहकर रूम से निकल गया। वो जैसे जान गया था इनसे क्या बात करने आई हैं। वो सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। कमरे से निकलने के बाद इसने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया। कुछ प्रोग्रेस हुई? इसने संजीदगी के साथ सवाल किया था। दूसरी जानिब कोई हौसला अफजा जवाब न मिलने पर इसने फ़ोन काट दिया। हाशिर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, दानिया ने इसे पुकारा। इसने दानिया की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। वो, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। हाशिर संजीदगी से बोला। जानता था हानिया ने इसे क्या बताना है, मगर जानकर भी अनजान बन गया। मुझे हायर कर लिया गया है जमाल अंसारी ने। इसको मेरी सब शराइत मंजूर हैं। वो सिर्फ तुम्हारी जिद करने पर मैंने तुम्हें इस काम की इजाज़त दी है। मैं बस ये चाहता हूँ अब तुम्हें कम से कम हम लोगों से शिकायत ना हो। इसकी बात काट कर वो अपनी बात कह चुका था। दानिया शर्मिंदा हो गई। वो इसके साथ हमेशा बदतमीजी कर जाती थी। वो मुसलसल हाशिर के बारे में सोच रही थी। खाला ने कहा था ये सब पहले ऐसे नहीं थे, अबीहा के जाने के बाद ऐसे हो गए। कभी हंसते भी नहीं हैं। मोहब्बत छिन जाना शायद सच में बहुत तकलीफ देता है। वो हाशिर के लिए दुखी होती किचन में चली गई। इसका इरादा हाशिर के लिए चाय बनाने का था। क्या कर रही हो बेटा?
सहर बेगम ने किचन में दाखिल होते पूछा। खाला, मैं हाशिर के लिए चाय बना रही हूँ, दानिया ने पतीली में पत्ती डालते कहा। वो चाय नहीं पीता बेटा, सहर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब क्या करूँ? इसने पतीली की जानिब मासूमियत से देखते पूछा। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, इसके लिए चाय बना लो, और ये जो चाय है ये हम पी लेंगे। इनके मशवरे पर वो मुस्कुरा दी। 10 मिनट बाद वो इसके रूम से बाहर थी। अंदर से इससे बात करने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो फ़ोन पर बिजी था। दानिया ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर दाखिल हुई। ठीक है, डिटेल्स मुझे भेज देना। मीटिंग कितने बजे है? सुभान सदीकी से कहना हाशिर हमदानी के साथ डील करनी है तो खुद मीटिंग में आए, वरना डील को भूल जाए। लहजा किसी भी किस्म की रियायत से पाक था। फ़ोन बंद करता मुड़ा तो रूम में कोई और न था। सेंटर टेबल पर कॉफ़ी का मग और एक चिट रखी थी। हाशिर ने चिट उठाई। मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया और अपनी हर गलती के लिए सॉरी। इसने चिट वापस रख दी। काफ़ी पीना वो छोड़ चुका था, इसलिए खामोशी से सोफे पर लेट गया। निगाहों का मरकज़ अबीहा की तस्वीर थी। उम्मीद, कहाँ हो तुम? शांजल ने सब पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो टेरेस पर आ गया, मगर यहाँ भी इसे ना पाकर जैसे ही मुड़ा पीछे खड़ी अबीहा को उम्मीद को देखकर एकदम डर गया। क्या कर रही हो? हार्ट फेल हो जाता अभी मेरा। वो अपने दिल पर हाथ रखता, वो अपनी धड़कनों को नॉर्मल करता बोला। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे तुम? उम्मीद ने संजीदगी से सवाल किया। तुम्हें ये बताने के लिए कि कल संडे है और मैं पूरा दिन फ्री हूँ, इसलिए एंगेजमेंट की शॉपिंग हमें कल ही करनी है। तुम तैयार रहना। मैंने कहा था ना मुझे शादी नहीं करनी, तो क्यों कर रहे हो ये सब? इसने कुताए हुए लहजे में कहा। मैंने कल भी बताया था कि शादी नहीं एंगेजमेंट हो रही है, और ये सब करने की वजह मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुमने मुझे बताया कि तुम इस दिन किसे देखा था? शांजल ने इसको देखते हुए पूछा था। मैं कैसे बताऊं तुम्हें वो कौन था? मुझे नहीं याद, बस एक लम्हे के लिए इसका चेहरा नजरों के सामने आया था। उम्मीद के लहजे में बेबसी शांजल ने महसूस की। इस दिन कि तुम्हें किडनैप करने के लिए जो लोग आए थे, इन्हें अरबाज ने भेजा था। तुमसे मंगनी का मकसद सिर्फ इसे बताना है कि वो तुमसे दूर रहे। शांजल ने इसे मजीद परेशान करने का इरादा तर्क करते हुए वजह बताई। तुम्हें कैसे मालूम कि वो लोग अरबाज के कहने पर ऐसा कर रहे थे? जब तुम माइक टायसन की तरह इन लोगों की इधर उधर पिटाई कर रही थी, तब इनमें से एक का साथी खुशकिस्मती से मेरे सामने खड़ा था। इससे पूछगिछ की तो सब बता दिया इसने, शांजल ने फातिहाना अंदाज में बताया। इतनी आसानी से बता दिया उसने? उम्मीद को अभी भी डाउट था। इसके बाकी साथियों की हालत देखकर तो वो गन से कम और तुमसे ज़्यादा डर रहा था। फर सब बता दिया, शांजल ने हंसते हुए कहा। उम्मीद मुस्कुरा भी न सके। इसकी परेशानी तो वहीं की वहीं थी। नीचे चलो, तुम यहाँ कौन सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हो? इसे फिर से अपनी सोचों में वापस जाते देखकर शांजल इसका हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे ले आया। हाशिर हमदानी के साथ मीटिंग अरेंज करो, ये काम कल ही होना चाहिए। सुभान ने इसे अपने पीए का कहा। इसका पीए यस सर कहता हुआ केबिन से निकल गया। हाशिर हमदानी, सुभान सदीकी को तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना है। बहुत गरूर था तुम्हारी बीवी को तुम्हारे नाम पर। वो तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी। अब तुम्हें तड़पता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। गुस्से से एक एक लफ्ज़ बोलता वो आखिर में मुस्कुरा दिया। बिहा हाशिर हमदानी को, अगर तुम मेरे बात मान लेती तो आज शायद जिंदा होती। सुभान बिहा को मुखातिब करते बोला और बिहा से अपनी आखिरी मुलाकात याद करने लगा। सुभान सदीकी, रिसेप्शन पर आकर इसने नाम बताया। सर मीटिंग में है अभी। आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे की थी मैम? मीटिंग रूम कहाँ है? इसके सवाल को नज़रअंदाज करते इसने सवाल किया। इसका लहजा रिसेप्शनिस्ट को डरा गया। इसने एक रूम की जानिब इशारा किया। वो तेज तेज कदम उठाते इस रूम की जानिब बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट फौरन के पीछे आई। मैम आप वहाँ नहीं जा सकती, सर ने मना किया था। मैम प्लीज़। रिसेप्शनिस्ट की इल्तिजा पर वो रुकी। दोबारा मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। आज तुम्हारे बास को अपने किए का हिसाब देना होगा, गुस्से से कहती वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। मीटिंग में हलल सुभान को पसंद नहीं आया था। बीबी दरवाज़ा खुलने पर इसने चेहरे पर नागवारी आई। इसने जैसे सामने देखा तो हैरान रह गया, अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो तेज तेज कदम उठाते इसके सामने आई। मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ सुभान को होश में लाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, गुस्से से बोलते हुए उसने जैसे ही इसे मारना चाहा, इसने इसका हाथ पकड़कर एक झटके साथ इसके कमर से लगाया। सब लोगों के सामने अपनी बेइज्जती पर इसका खून खोल गया, मगर इसकी पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुम्हारी, मगर वो क्या है ना, अभी हाशिर हमदानी को छू भी पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसके कान के करीब चेहरा करके वो बोली नहीं गुर्राई थी। तुमने जो आज हाशिर के साथ किया, इसके बाद मुझे तुम्हारा शुक्रिया तो करना ही चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं अभी हाशिर हमदानी बन चुकी हूँ, लेकिन हाशिर को चोट पहुँचाने की सज़ा भी तुम्हें मिलेगी।
अबीहा ने कहकर एक झटके से इसका हाथ छोड़ा। फिर मीटिंग रूम में मौजूद बाकी लोगों की जानिब मुतवज्जा हुई। ये शख्स अगले 24 घंटों में कैलिफोर्निया की पुलिस कस्टडी में होगा। इसके खिलाफ केस मैंने किया है। इसकी दिवालिया होने से पहले आप लोगों का जो हिस्सा इस कंपनी में है इसलिए कर ले। मजीद आप लोगों को खुद समझदार है। एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती हुई जा चुकी थी। 2 दिन में वो वाकई अपनी कंपनी को खो चुका था। इसके अपने साथी इसे छोड़कर चले गए थे। अबीहा ने इन्हें एक झूठे केस का कहकर इसे कैलिफोर्निया में दिवालिया करवा लिया था। बदले की आग में जलते हुए वो अबीहा को पाकिस्तान में आते ही मरवा चुका था। अब बस हाशिर का उजड़ा हुआ देखना चाहता था। शॉपिंग करना इसे पहले भी पसंद नहीं था और अब भी वो बस बेदिली से सब चीज़ें देख रही थी। दानिया बेटा ये देखो, सहर बेगम ने एक ड्रेस इसे दिखाया। अच्छा है हाला, इसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। सहर बेगम वो ड्रेस पैक करवाने के लिए शॉप से बाहर आ गई। उसे लेकर 2nd फ्लोर तक ले जाने लगी। सहर बेगम के लिफ्ट में दाखिल होते ही लिफ्ट बंद हो गई। दानिया सीढ़ी से जाने का इरादा करती वापस मुड़ी। इसने सामने देखा तो देखती रह गई। आज इतने सालों बाद वो उसे देख रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जो इसकी शख्सियत का हासा था। किसी से महवा गुफ्तगू था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आहिस्ता से इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। इर्द गिर्द से बेगाना वो इसकी जानिब खींचती जा रही थी। वो फोन पर बात करता इसकी सार से गुजर कर चला गया। दानिया फौरन मुड़ी और वो जो फोन पर बात कर रहा था जाने एहसास के तहत रुका। वो पीछे मुड़ा, कुछ पाल तो वो इसे देखता रह गया। फिर फोन बंद करता मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दानिया ही हो, दानिया जबरान? इसके पूछने पर वो मुस्कुराई। इसे खुशी हुई थी कि वो उसे बोला नहीं था। आपने बिल्कुल सही पहचाना है शांजल शारक हुसैन, मैं दानिया जबरान ही हूँ, दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। कहाँ थी तुम इतना साल? अपना घर भी छोड़ दिया? शांजल ने पूछा। अब्बू के जाने के बाद सब छोड़ना पड़ा। अब कहाँ रहती हो? शांजल ने पूछा। इसके अब्बू के बारे में तो स्कूल लाइफ में जानता था। मजीद पूछकर इसको दुखी नहीं करना चाहता। जिससे पहले दानिया कुछ बोलती शांजल का फोन रिंग हुआ। शांजल ने फ़ोन पिकअप किया। बस आ रहा हूँ, तुम तब तक रिंग पसंद कर लो, शांजल ने कहकर फ़ोन बंद किया। दानिया की तरफ देखा जो सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। उम्मीद थी? ओह, तुम तो जानती ही नहीं उम्मीद को। उम्मीद मेरी होने वाली फियांसी। अगले हफ्ते हमारी इंगेजमेंट है, शांजल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। दानिया के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ, शांजल ने कहा तो उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अभी तो मुझे जाना है, मेरी खाला मुझे ढूंढ रही होंगी। मुबारक हो तुम दोनों को। उम्मीद को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, वो दानिया कहकर लिफ्ट की जानिब मुड़ गई। शांजल हैरान होता इसे जाता देखता रहा। फिर उम्मीद की बात आते ही वापस मुड़ा। दानिया लिफ्ट में दाखिल हुई और कब से रुके आंसू को बहने दिया। काश वो आया ही ना होता। मैं इसका इंतजार करती रही और किसी और का हो गया। इसने तो अपना वादा भी तोड़ दिया। अम्मी देखे ना, आपकी बेटी का इंतजार आएगा चला गया। दानिया तबीयत खराबी का बहाना बनाकर साहब बेगम के साथ वापस आ गई थी। वो जब से आई थी रूम में बंद बस रोई जा रही थी। सहर बेगम ने बहुत बार इससे बात करने की कोशिश की मगर इसने कुछ ना बताया। सहर बेगम ने हाशिर को फ़ोन करके बुलाया था। अम्मी मैं क्या करूं, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। अम्मी बताए ना कैसी कम करूँ इस तकलीफ़ को, दानिया ने रोजीना की तस्वीर को देखते हुए पूछा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने सामने देखा। हाशिर रजली संजीदगी चेहरे पर सजाए इसके सामने खड़ा था। वो इसके सामने आकर बैठा। वो बेड से टेक लगाए नीचे कालीन पर बैठी थी और हाशिर इसके सामने सोफे पर। रो क्यों रही हो, खाना भी नहीं खाया? जितनी संजीदगी से सवाल किया गया दानिया ने मुश्किल खुद को रोने से बाज रखा। अम्मी की याद आ रही थी, दानिया ने सर से नीचे करते हुए जवाब दिया, गोया इसकी आंखें सच ना बोल दे। जीनिया खाला कहती थी आंसू अनमोल होते हैं, ये किसी की याद से ज़्यादा किसी की दी गई तकलीफ से बहते हैं। इस तकलीफ को बर्दाश्त करके ही आंसू को बेमोल होने से बचाया जा सकता है। दानिया ने इसकी जानिब देखा। वो शायद इसकी हालत से बाखबर था। हाशिर को अपनी जानिब देखता पाकर वो फौरन नज़रें झुका गई। मैं नहीं जानता तुम्हारे आंसू की वजह, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरी जीना खाला की बेटी इतनी तो मजबूत होगी कि दुखों पर रोने की बजाय इनका सामना करे। हाशिर अब की बार नॉर्मल लहजे में बोला था। इसका मकसद दानिया को रिलैक्स करना था। इस काम में वो कुछ हद तक कामयाब हुआ था। अगर कोई आपसे हमेशा साथ रहने का वादा करके तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? कैसे इससे दुख का कम करना चाहिए? दानिया ने इससे सवाल किया मगर इसके चेहरे के तासुरात इसे बता रहे थे कि इसने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए हाशिर का जख्म ताज़ा कर दिया था। आई एम सॉरी, दानिया ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। कुछ लोगों का साथ ज़िंदगी में मुझसे होता है। इस पल दो पल के साथ के लिए खुद को ज़िंदगी भर तकलीफ में रखना बेवकूफ़ी है। हाशिर कहकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं? अबिहा का साथ भी शायद मुख्तसर ही था।
आपकी ज़िंदगी में। हाशिर की बात करने से इसे हौसला मिला, तब वो खुद को भूलकर इसकी ज़ात के बारे में सवाल करने लगी। अबीहा और मेरा साथ इसकी ज़िंदगी से अगली ज़िंदगी तक का है। वो मेरी ज़िंदगी में पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। नीचे आ जाओ, माम खाने पर इंतज़ार कर रही हैं। हाशिर कहकर जा चुका। दानिया लाजवाब हो गई। इसके आगे मजीद कुछ न कह सकी। कैसे हो अरबाज? शांजल ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत खुश लग रहे हो। अरबाज ने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, वरना इसका दिल चाह रहा था शांजल इसके सामने हो और वो इसकी जान ले ले। दरअसल मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी कि हवेली में सब अरेंजमेंट्स हो गए। तुम तो जानते हो मैं इतना बिजी रहता हूँ, बार बार हवेली नहीं आ सकता, और तुम मेरे इकलौते चचाजाद हो, तुम्हें यही सब संभालना है। शांजल की बात इसे मजीद तैश दिला गई, मगर वो सब बर्दाश्त करता इसे सुन रहा था। सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तुम बताओ कब आ रहे हो? मैंने एक दिन पहले ही आऊँगा, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें डिले नहीं किया जा सकता। शांजल ने अपनी वजह लेट आने की वजह बताई, लेकिन अरबाज जो कुछ बोलने वाला था शांजल के बोलने पर रुका। मामा और उम्मीद परसों आ जाएंगी, मैं ड्राइवर के साथ इन्हें भेज दूंगा। शांजल की बात सुनकर इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। ठीक है यार, हाँ तू काम कर अपना, मुझे भी डेरे पर जाना है। ओके बड़ी, शांजल ने कहकर फोन बंद कर दिया। फिर उम्मीद की जानिब देखा जो उसकी इतनी लंबी गुफ्तगू से उकताई हुई बैठी थी। सारा डाल दिया है, अब बाकी तो काम तुम्हारा, शांजल ने कहा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। माम किधर है? सामने वाली शमीला आंटी की बर्थडे पार्टी है, आज तो वहाँ गई है। उम्मीद ने से बताया तो उसने मुँह बनाया। इन्हें अपनी गोल्डन जुबली मनाने में क्या सूझी, वो भी साल में 2 बार। शांजल के अंदाज पर उम्मीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। शांजल ने गौर से इसका मुस्कुराता चेहरा देखा। आखिरी बार कब मुस्कुराई थी तुम? शांजल ने पूछने पर इसने नासमझी से देखा। मेरा मतलब है ये बात तो सुनहरे अल्फाज में लिखी जानी चाहिए कि माँ बदौलत फिलहाल उम्मीद साहिबा ने आज मुस्कुराने का कसर उठाया है। शांजल ने अपने दूसरे हाथ हवा में लहराते हुए लिखते हुए कहा था। व्हाट? फिलहाल उम्मीद? और ये कष्ट क्या है? उम्मीद ने हंसते हुए कहा। सही कह रहा हूँ, फिलहाल तो तुम उम्मीद ही हो, क्योंकि तुम अपना नाम नहीं याद नहीं, और कष्ट का मीनिंग गूगल कर लो। शांजल ने कहकर अपने रूम की जानिब कदम बढ़ाए। इसकी मीटिंग थी आज जमाल के साथ, वो लेट हो गया था। उम्मीद इसे जाता देखती रही, फिर इसकी बात याद करते ही हंस पड़ी। सहर बेगम की कॉल पर वो मीटिंग के दौरान ही उठ गया था। बाकी की मीटिंग अदनान ने अटेंड की थी। सुबान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल था। इसकी कंपनी कोई छोटी कंपनी तो नहीं थी, वो मजीद तरक्की कर लेता। गरीबी है इसको बर्बाद न करती। इसका बिजनेस सब पाकिस्तान तक महदूद था। इसका दिमाग नई चाल चल रहा था। वाशिद के साथ पार्टनरशिप करके कैलिफोर्निया में अपने कदम एक बार फिर जमाना चाहता था। अभी तो थी नहीं, तो इसे कोई खतरा भी नहीं था। हाशिर के मीटिंग छोड़कर जाने के गुस्से पर वो ऑफिस में सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। मजीद बर्दाश्त न हुआ तो इसे फ़ोन मिला दिया। मिस्टर हाशिर, कारोबार में एटीट्यूड को लेकर नहीं चला जाता। आपका मीटिंग को अधूरा छोड़कर जाने में क्या कहूँ? मिस्टर सुबान सिद्दीकी पहली बार दोबारा मुझसे इस लहजे में बात की थी, और दूसरी बात मीटिंग जब तक अहम थी मैंने अटेंड की थी। पेपर्स परसों तक मिल जाएंगे, पार्टनरशिप मुबारक हो। हाशिर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सुबान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अपने कदम की कामयाबी पर वो बर्दाश्त कर गया। शुरुआत तो अच्छी हो गई है, अब बस आगे की प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। ग्लास वाल के पास देखते हुए वो उससे मुखातिब हुआ था। हाशिर, आप बिजी तो नहीं हैं? दानिया काफ़ी के 2 मग थामे रूम के दरवाजे पर खड़ी से पूछने लगी, जो सुबान से बात करके फ़ोन रख चुका था। नहीं बिजी नहीं हो, तो मैं कोई काम था? हाशिर ने से पूछा। इसने अंदर आकर एक कॉफ़ी का मग इसके आगे टेबल पर रखा। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे कुछ जानना है आपसे। क्या जानना चाहती हो? आप जैसे अम्मी की बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आपके बहुत करीब थी। आपको इनके बारे में सब याद है। मैं 8 साल का था और इन 8 साल का बच्चा आसानी से सब याद कर लेता है। आपने तो मुझे बहुत बड़े हैं, मगर लगते तो नहीं हैं। दानिया ने हैरान होते हुए कहा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अबीहा और मैं अक्सर थे कि जीनी खाला इसके रूम में सोएंगी, फिर जीनी खाला हमें गेस्ट रूम में लेकर आती और हम दोनों की एक साथ सोती थी। हाशिर के चेहरे की मुस्कुराहट दानिया को बता रही थी कि बीहा और इसकी जीनी खाला इसके लिए क्या माने रखती थी। जीनी पुप्पो, वो अंकल कौन थे जो अभी आपसे बात कर रहे थे? रोजीना हाशिर और अबीहा को लेकर मॉल आई थी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मॉल के अंदर दाखिल हुए तो रोजीना जिब्रान से टकरा गई थी। जिब्रान जो पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने आया था, मॉल के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर की जॉब कर रहा था। इसकी छुट्टी हो चुकी थी। वो वापस हॉस्टल जा रहा था। जब जल्दबाजी में अंदर दाखिल होती रोजीना से टकरा गया था। आई एम सो सॉरी मैम, इसने जल्दी से माजरत की थी।
डोंट बी पैनिक, एवरीथिंग इज ओके। रोजीना ने इसका हड़बड़ाना और डरना महसूस किया तो बोली, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मुस्कुराकर इसे कहती वो वापस मुड़ गई थी। जिब्रान अभी तक इसके चेहरे की कशिश में खोया हुआ था, फिर मुस्कुराया और हर ख्याल झटकता हुआ माल से बाहर निकल गया। बिहा जो इन्हें देख रही थी, इनके पास आने पर रोजीना से पूछ रही बैठी, बेटा वो गलती से मुझसे टकरा गए थे, मैं इन्हें नहीं जानती। रोजीना कहकर इन्हें लिए लिफ्ट की जानी बढ़ गई। पुप्पो, वो जो अंकल इस दिन आपसे टकराए थे ना, इन्हें अभी मैंने यहाँ देखा। बिहा रोजीना की बुटीक में बैठी थी। इसका रोजीना के साथ आज लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम था। हाशिर को आज इसने नहीं बताया था, मकसद इसे छुड़ाना था। कहाँ पर? रोजीना ने एक ड्रेस को हैंग करते हुए पूछा। वो वहाँ। इसने अबिहा के हाथ से किए इशारे की सिम देखा तो इसकी नज़र जिब्रान पर पड़ी। चेहरे से बीमार लग रहा था। वो ड्रेस छोड़कर इसके पास गई। एक्सक्यूज़ मी। रोजीना ने इसे मुखातिब किया जो बाहर हो रही बारिश की वजह से मॉल से बाहर नहीं गया था। किसी आशना आवाज़ पर चौंका। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप घर जाकर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इसे उर्दू में बात करता सुनकर जिब्रान हैरान हुआ। इसकी हैरानी भाप कर वो मुस्कुराई। कुछ साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं हम लोग यहाँ, वरना हम पाकिस्तानी हैं। इसने बताने पर वो मुस्कुराने लगा। कैसे इसने इसके दिल में आया सवाल जान लिया था। बाहर का मौसम ख़राब है, इसलिए कुछ वक्त के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। इसने भी यहाँ रुकने की वजह बताई। कोई कन्वीनियंस नहीं है आपके पास? रोजीना में पूछने पर जिब्रान मुस्कुराया। स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, ऐसी सहूलत कैसे होगी मेरे पास? रोजीना को वो बीमारी के साथ साथ परेशान भी लगा। आप ऐसा करें, मेरे साथ चले, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। रोजीना ने ऑफर की। वो शीशेपंज में पड़ गया। क्या हुआ? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और आप मुझे साथ चलने की ऑफर कर रही हैं। जिब्रान ने अपनी उलझन बताई। आपको ड्रॉप करके जान पहचान ज़रूरी है तो ठीक है। मेरा नाम रोजीना अफजल है और ये सामने मेरा बुटीक है जो कल ही ओपन हुआ है, और सामने चेयर पर बैठी लड़की मेरी भतीजी है। अब आप बताएं। इसके ऐसे सब बताने पर वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। मेरा नाम जिब्रान नज़ीर है, यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। 2 महीने बाद मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। अपने खर्चे के लिए घर पर परेशान नहीं कर सकता, इसलिए इसी मॉल के रेस्टोरेंट में एक वेटर हूँ। इसकी ईमानदारी से सब बताने पर मुतासिर हुई। हो गई जान पहचान, अब आप रुके, मैं बस अभी आती हूँ। वो इसे रुकने का कहकर अपनी बुटीक में वापस गई। कुछ देर बाद वह बिहा के साथ आती दिखाई दी। वो इसे लेकर पहले डॉक्टर के पास गई। इसे तेज़ बुखार था। इसके हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद वह बिहा को लेकर घर आ गई, जहाँ हाशिर इसका इंतजार कर रहा था। खाला, ये अच्छी बात नहीं है, आप इसको अपने साथ ले गई और मुझे नहीं। हाशिर का पहला फूला मुंह देखकर जहाँ सब मुस्कुराए थे, वहीं अबिहा से ठीका दिखाती अपने रूम में भाग गई। हाशिर भी इसके पीछे भागा था। कैसे हैं आप? जिब्रान। रोजीना अब एक ही मॉल में होने की वजह से इससे रोज़ मिलती थी। दोनों आस्ता आस्ता एक दूसरे के आदी हो गए। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ऐसे आना हुआ? मुझे भूख लगी थी तो सोचा तुम्हारे साथ डिनर कर लिया जाए। इसकी बात पर वो मुस्कुराया। आपकी बुटीक की सेलिंग कैसी जा रही है? कुछ खास नहीं, इस मॉल का ओनर बहुत ही बदतमीज़ है। बिल्कुल मेरी बुटीक के सामने इसने दूसरी बुटीक ओपन करवा दी है, जहाँ डिस्काउंट भी रख दिया। मेरी सेलिंग अच्छी नहीं जा रही तो मुझे बुटीक छोड़ने का कह रहा है। गुस्सा से चेहरा बिगाड़ कर बोलती वो जिब्रान को भी परेशान कर गई। अगर वो यहाँ से चली जाती तो शायद इससे दोबारा ना मिल पाता। कुछ दिनों से वो रोजीना के लिए अपनी बदलती फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था। इस महीने से इसे वापस जाना था। इसने सोचा वो रोजीना के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दे। क्या सोच रहे हो? जीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो, मैं सुन रही हूँ। रोजीना जैसे जानती थी वो क्या कहने वाला है। मैं कुछ दिन बाद पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। रोजीना दम साधे इसकी बात सुन रही थी। मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं जानता कब तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना शुरू किया, लेकिन इतना जानता हूँ, अपनी ज़िंदगी में मैंने अगर किसी को इतना चाहा है वो तो तुम हो। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे भाई जैसी आसाइशें नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो होगा वो तुम्हारा होगा। जिब्रान की बात मुकम्मल हो रही तो कब से खामोश बैठी रोजीना ने पानी का गिलास इसकी जानी बढ़ाया। मेरे भाई से कब बात करोगे? इसके एक जुमले ने जिब्रान का चेहरा खुशी से भर दिया। पाकिस्तान जाने से पहले वो रोजीना के घर आया था। सहर बेगम, दानिश साहब, ज़ुरैर साहब, हाशिर, अबिहा, अशर सभी ही घर पर मौजूद थे। अबिहा हाशिर की बर्थडे पार्टी थी। दोनों एक ही दिन एक ही वक्त पर पैदा हुए थे। अबिहा की मां अमेरिकन थी। इसकी पैदाइश के बाद तलाक लेकर अलग हो गई। रोजीना ने इसे सबसे मिलवाया। जब इसने इनके घर आने का मकसद बताया तो ज़ुरैर साहब ने इनकार कर दिया। वो अपनी बहन की शादी एक बेरोजगार से नहीं करना चाहते थे। तो रोजीना
نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے تو جبران کے ساتھ ہی گھر سے نکل آئیں، ہر رشتہ پیچھے چھوڑ کر۔ باقی سب کے زور دینے پر زبیر صاحب اکیلے نہیں انہیں واپس لانے چلے گئے، مگر روزینہ اور ان کا دوبارہ ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابیحا نے زینی خالہ کے جانے کا بہت اثر لیا، وہ بہت سنجیدہ ہو گئی، جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی خود تک محدود ہو رہی تھی۔ اس کے بنائے خول میں داخل ہونے کی اجازت ضرور صرف حاشر کی تھی، جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ ابیحا کا بھائی اشر مذاق میں اسے رومیو کہتا تھا، آہستہ آہستہ سب نے ہی اسے رومیو کہنا شروع کر دیا۔ ابیحا اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے جب بزنس کی دنیا میں آئی تو مس خروس کہلانے لگی۔ حاشر کوشش کر رہا تھا کہ ابیحا زینی خالہ کا معلوم کروانے کا، مگر اسے جبران کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر انہیں امید ملی جس کے ذریعے اسے زینی خالہ کا انفارمیشن ملی، اور وہ ابیحا کو بنا بتائے پاکستان آ گیا۔